बांग्लादेश में 63 इस्कॉन मॉन्क्स को इंडिया आने से रोक दिया है। 2017 में डोकलाम क्राइसिस के दौरान इंडियन आर्मी ने इसका इस्तेमाल करके ही इंडिया ने मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन से चाइना को बैक फुट पर जाने पे मजबूर कर दिया था। तो क्या देश के बंटवारे के समय भारत ने इसके लिए कुछ एफर्ट क्यों नहीं किए? सच्चाई ये है कि आज की दुनिया की हजारों मुसीबतों की तरह ये मुसीबत भी कॉलोनाइजर्स की देन है। पंजाब और बंगाल के पार्टीशन के बारे में तो हम सबको याद है, लेकिन असम के पार्टीशन की बहुत कम लोग बात कर प्रॉक्सी फोर्सेस बनाकर बंगाली फ्रीडम फाइटर्स का शोषण करते रहे और ये खास तौर पर बांग्लादेश के हिंदू को टारगेट किया करते थे। उसी तरह ये भारत के खिलाफ भी हमेशा से जहर उगलते रहे कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की तरह आतंकवादियों का अगला गढ़ बन सकता है, जो इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन को स्टैपल्ड वीजा भी देते हैं। तो ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया के बिना शायद पूरा नहीं। तो यंग रोहिंग्याज आर्म्स उठाकर अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं। ग्रेट निकोबार एक की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाएगा जो मैरीटाइम ट्रेड और मिलिट्री मोबिलिटी को एनहांस करेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के फॉर्मर मेंबर चिन्मय कृष्णा दास जी के अरेस्ट के बाद एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक रैली में बांग्लादेश के फ्लैग की इंसल्ट की थी। असल में इन्होंने बांग्लादेश में माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए सरकार से 8 चीजों पे डिमांड की थी, जिसमें माइनॉरिटी के लिए स्पीडी ट्रायल्स, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री और दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की पब्लिक हॉलीडे जैसी मांग शामिल थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार ने अब तक इन पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया है। इनके अरेस्ट के बाद यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए, टेम्पल्स पर अटैक हुए, रूमर्स फैले और उसमें एक सरकारी ऑफिसर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये चिंगारी और भड़क उठी। इस बीच खबर ये भी आई कि बांग्लादेश में 63 इस्कॉन मॉन्क्स को इंडिया आने से रोक दिया है। जब भारत ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई तो मोहम्मद यूनिस की सरकार इसको मिसरिप्रेजेंटिंग कह के क्रिटिसाइज कर रही है। ये सब दिखाता है कि बांग्लादेश के ये हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उससे भारत की टेरिटरी को क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि लेना देना है। बांग्लादेश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान के दखल अंदाजी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफ्यूजी से जुड़े मुद्दों के साथ साथ भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छलनी कर सकती है। और वो कैसे? इस सवाल का जवाब हम आपको आज इस डिस्कशन के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बिना और देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के फंडामेंटल्स को समझते हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 से 60 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 70 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पट्टी है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है। ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में पड़ता है और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच इकलौता कनेक्टिंग लिंक है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस के दौरान इंडियन आर्मी ने इसका इस्तेमाल करके ही इंडिया ने मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन से चाइना को बैक फुट पर जाने पे मजबूर कर दिया था। अगर भारत का LAC के अक्रॉस मिलिट्री बिल्डअप या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो भी ये कॉरिडोर काफ़ी क्रूशियल होगा। लेकिन इसके साथ ही ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बीच कुछ इस तरह से सैंडविच है कि अगर किसी हॉस्टाइल देश ने इसको ब्लॉक कर दिया तो भारत नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ लैंड कनेक्टिविटी को खो सकता है। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत को पहले इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, और अगर था तो क्या देश के बंटवारे के समय भारत ने इसके लिए कुछ एफर्ट क्यों नहीं किए? सच्चाई ये है कि आज की दुनिया की हजारों मुसीबतों की तरह ये मुसीबत भी कॉलोनाइजर्स की देन है। असल में बंटवारे की लकीरों को खींचने का काम ब्रिटिश लॉयर साइरिल रेडक्लिफ को दिया गया था, जिनके पास
इंडिया के रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही समय था। ऐसे में इन लकीरों से जुड़ी ग्राउंड रियलिटीज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करने के लिए केवल ये एक नैरो लैंड स्ट्रिप रह गई, जिसे आज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। पंजाब और बंगाल के पार्टीशन के बारे में तो हम सबको याद है, लेकिन असम के पार्टीशन की बहुत कम लोग बात करते हैं। इंडिया का ये लॉस असम के पार्टीशन का हिस्सा था। बंटवारे से पहले असम और बंगाल के बीच रेल, रोड और रिवर का स्मूथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम गुड्स और लोगों के ट्रांसपोर्ट का मेजर रूट था। ढाका और चिटगांव के थ्रू बंगाल असम रेलवे दोनों हिस्सों को लिंक किया करती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद इस सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए केवल एक ऑल्टरनेट लाइन बची, जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। लेकिन अब बात आती है कि बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी से इस कॉरिडोर को क्या खतरा हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें बांग्लादेश और भारत के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, शेख हसीना भारत के लिए ऐसी लीडर साबित हुई जिन्होंने उनके इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को स्टेबलाइज करने में इंडिया की बहुत मदद की। असल में उन्होंने अपने पिता के हत्या के बाद एक लंबा समय इंडिया में एग्जाइल के तौर पर बिताया। वहीं से उनके मन में इंडियन लीडरशिप और लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड डेवलप हुआ। उनकी सरकार को भी इंडिया का पूरा सपोर्ट मिला। इसी सपोर्ट के साथ साथ दोनों देशों के मैरीटाइम और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी रिजॉल्व हुए। साथ ही साथ नवंबर 2023 में इन दोनों देशों ने अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और कुलना मंगोला पोर्ट रेल लाइन, ये 2 जॉइंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए। रेल लिंक के अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी 5 बस रूट ऑपरेशनल हैं, जो कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी को ढाका से कनेक्ट करते हैं। 2023 में इन दोनों देशों के बीच इंडिया और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बीच कार्गो का मूवमेंट ईज करने के लिए बांग्लादेश के चिटगांव और मोंगला पोर्ट के यूजेस को शुरू करने का एग्रीमेंट भी ऑपरेशनल किया गया था। 2014 के बाद से दोनों देशों की सरकारों ने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से लड़ने के लिए मिलकर काम किया। जब बांग्लादेश खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात उल इस्लामी पार्टी रूल कर रही थी, तब बांग्लादेश से बहुत से एंटी इंडिया टेरर ग्रुप ऑपरेट किया करते थे। ये दोनों ही एंटी इंडिया पार्टीज हैं, लेकिन पावर में वापस आने के बाद हसीना ने इन टेरर ग्रुप्स पर रोक लगाई, टफ एक्शंस लिए और इसलिए जब 2013, 18 और 2024 में शेख हसीना की पार्टी की जीत पर यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से सवाल उठाए गए, तो उन्हें इंडिया का फुल फ्लेज सपोर्ट मिलता रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो 2016 से इंडिया ने बांग्लादेश को रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए $8 बिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हैं। लेकिन अब उनके जाने के बाद इन सब डेवलपमेंट पर बड़ा खतरा मंडराता रहा है। बांग्लादेश की दोनों ही अपोजिशन पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट और एंटी इंडिया पार्टी है, और ये दोनों ही इंडिया की बजाय चाइना को फेवर करती हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान लिंक्ड टेरर आउटफिट है, जो हमेशा से ही बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ रहा है। इसलिए 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने इनको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी फोर्सेस का साथ देने के कारण बैन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद इसके मेंबर्स रजाकर, अल बदर, अल शाम और पीस कम्युनिटी जैसी प्रॉक्सी फोर्सेस बनाकर बंगाली फ्रीडम फाइटर्स का शोषण करते रहे हैं, और ये खास तौर पर बांग्लादेश के हिंदू को टारगेट किया करते थे। उसी तरह ये भारत के खिलाफ भी हमेशा से जहर उगलते रहे। इस साल अप्रैल में इन्होंने बांग्लादेश में एक वायलेंट इंडिया आउट कैंपेन लीड किया था। शेख हसीना की सरकार तो हमेशा से ही इनके टारगेट पर थी, और उनके खिलाफ जितने भी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके पीछे इसी पार्टी का हाथ था। पाकिस्तान में ये अपनी मिलिटेंट एक्टिविटी के बावजूद प्रोमिनेंट फोर्स बनी हुई है। ये अपनी स्टूडेंट विंग इस्लामी जमायत तलाबा के थ्रू आतंक फैलाती हैं, और साथ ही साथ गाजा बेस हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं।
उसी तरह जब खालिदा जिया बांग्लादेश को रूल कर रही थी, तब भी इंडिया बांग्लादेश से आने वाला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस हो रहा था। इंडिया बार बार इस चीज़ को रेज करता था, लेकिन बांग्लादेश इस चीज़ को लगातार डिनाई करता रहा। यहाँ चिंता की बात यह है कि शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद बांग्लादेशी प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस ग्रुप से जुड़े बहुत से प्रिजनर्स के साथ साथ खालिदा जिया को भी रिलीज कर दिया है। कोर्ट में इन पार्टीज पर चल रहे केसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं और ये कई बार मोहम्मद यूनिस से मिल चुके हैं। यानी अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो बांग्लादेश की सरकार एंटी इंडिया एलिमेंट से भर जाएगी। और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के केयर टेकर गवर्नमेंट ने कई डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज किया है, जिसमें एक बड़ा नाम जासिमुद्दीन रहमानी का है, जो अलकायदा इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट के एफिलिएट टेररिस्ट ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के चीफ हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा ने एबीटी के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अटैक करने की कई बार प्लानिंग की है। और तो और अगस्त 6 को शेरपुर प्रिजन में मॉब अटैक के बाद 500 से ज्यादा इनमेट्स भाग गए, जिसमें एबीटी के इंडिया ऑपरेशन हेड अबू तला भी शामिल थे। ये टेररिस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ तक कि चाइना के सपोर्ट से इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हार्म कर सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स ने तो ये तक कहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की तरह आतंकवादियों का अगला गढ़ बन सकता है। एक तो ये रीजन हमेशा से ही इंसर्जेंसी से प्रभावित रहा है और आज भी कई सेपरेटिस्ट ग्रुप यहाँ के बॉर्डर रीजन में ऑपरेट करते हैं। और तो और दुनिया का वन ऑफ द ओपियम ग्रोइंग रीजन यानी गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से इतना नजदीक पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ ड्रग माफिया और टेररिज्म का नेक्सस देखने को मिल जाता है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर चाइना के साथ भी हैं, जो इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन को स्टैपल्ड वीजा भी देते हैं। ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश अगर चाइना के साइड में चला गया तो ये इंडिया के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी एक मेजर सेटबैक होगा। क्योंकि अगर अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है तो ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया के बिना शायद पूरा नहीं होगा। साथ ही बांग्लादेश, चाइना और इंडिया दोनों के लिए एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के वजह है। चाइना के मलक्का डिलेमा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल और अपने गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए चाइना काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो वाटरवे है जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशियन आइलैंड के सुमात्रा के बीच लोकेटेड है और ये इंडियन ओशन के साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने की एकमात्र लिंक है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ये नैरो स्ट्रेट एक हाई रिस्क पैसेज बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में चाइना के लिए बांग्लादेश मलक्का को बाईपास करने के लिए क्रूशियल है। यूं तो बांग्लादेश चाइना के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन चाइना ने कई लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिए हैं जिनके थ्रू वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सकता है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। चूंकि इंडिया ने BRI से खुद को दूर रखा है, तो ऐसे में वो म्यांमार के थ्रू बांग्लादेश के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद यहाँ एक और बड़ा खतरा है रोहिंग्याज रिफ्यूजी का। ओवर 1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजी बांग्लादेश में रहते हैं। इन रिफ्यूजी का रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो यंग रोहिंग्याज आर्म्स उठाकर अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं। ऊपर से म्यांमार का सिविल वॉर भी बांग्लादेश और इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बांग्लादेश के बॉर्डर के पास मौजूद रखाइन स्टेट अराकन आर्मी के कंट्रोल में है। अगर सिचुएशन और अनस्टेबल होती है तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का माहौल इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश में स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया चिकन नेक को कैसे सिक्योर करे, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत भी इन सब को देखते हुए शांत बैठने वालों में से नहीं है।
इस केस में भारत बांग्लादेश पर इनडायरेक्ट प्रेशर बना सकता है। बांग्लादेश इस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इंडिया चाइना के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनका टोटल बायलैटरल ट्रेड $13 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश इंडिया के कॉटन की सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो इंडिया के टोटल कॉटन एक्सपोर्ट का 34.9% अकाउंट करती है। वहीं इंडिया बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट का लीड इंपोर्टर भी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया ने बांग्लादेश से $391 मिलियन का गारमेंट खरीदा है। साथ ही 2016 से इंडिया ने बांग्लादेश को रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $8 बिलियन से ज़्यादा 3 लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हुए हैं। और तो और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन नीड को पूरा करने के लिए इंडिया ने इनको बिलियन ऑफ डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है। तो अगर बांग्लादेश इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश करता है तो इंडिया इनडायरेक्टली उस पर प्रेशर बना सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बाद इंडिया ने अपनी नाराजगी जताई है। त्रिपुरा में होटल और रेस्टोरेंट ऑनर्स ने बांग्लादेश के टूरिस्ट को मना कर दिया है। 2023 में बांग्लादेश से इंडिया आने वाले टूरिस्ट का नंबर 2.12 मिलियन था, जो आज 2024 में कम होकर 1.2 मिलियन रह गया है। त्रिपुरा की ट्रैवल एसोसिएशन ने बांग्लादेश से टूरिस्ट लेने से मना कर दिया है और कोलकाता और अगरतला के कुछ हॉस्पिटल ने भी बांग्लादेश से आने वाले पेशेंट्स को ट्रीट करना बंद कर दिया है। फ्लाइट भी काफ़ी कम हो गई है और ट्रेड एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स में भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। जुलाई में बांग्लादेश से कोलकाता के लिए 205 फ्लाइट थी, जो नवंबर में डिक्रीज होकर 96 रह गई है। ट्रक के मूवमेंट की बात करें तो जिसमें डेली 400 ट्रक से रिड्यूस होकर कैपेसिटी अब 200 ट्रक तक रह गई है। इस तरह का इनडायरेक्ट प्रेशर भी भारत के फेवर में काम कर सकता है। इसके साथ साथ भारत ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार में सितवे पर डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है, जो 158 किलोमीटर लंबी रोड से प्लेटवा को कनेक्ट करेगा। साथ ही इसमें 120 किलोमीटर इनलैंड वाटरवे भी डेवलप हो रहा है, जो म्यांमार को मिजोरम से कनेक्ट करने वाला है। ये प्रोजेक्ट 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया को डायरेक्ट मैरीटाइम और रोड रूट मिलेंगे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास कर पाएंगे। उसी तरह हमारा दूसरा मेजर इनिशिएटिव है म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। ये प्रोजेक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को म्यांमार और थाईलैंड से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। पूरी तरह से ऑपरेशनल होने पर ये इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है। ये कॉरिडोर रोड, रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करते हुए इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट इसलिए काफ़ी खास हैं क्योंकि ये बांग्लादेश के रोड लिंक को बाईपास करते हुए डायरेक्ट ट्रेड रूट एस्टैब्लिश करेगा। ये प्रोजेक्ट 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2030 तक कंप्लीट होने की प्लानिंग है। इसके अलावा मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए भारत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जोरों शोरों से डेवलप कर रहा है। पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर और हट बे में पोर्ट फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है। ये पोर्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच मैरीटाइम ट्रेड में हेल्प करेंगे। इन पोर्ट की डेवलपमेंट से इंडिया का डिफेंस प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग होगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करके साउथ ईस्ट एशिया को डायरेक्ट मैरीटाइम रूट से एक्सेस मिलेगा। प्रोजेक्ट मैत्री भी एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम इनिशिएटिव है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट हो सकता है और शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स और ट्रांसशिपमेंट हब को अपग्रेड करेगा।
इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट इंडिया को मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऑल्टरनेटिव रूट को एस्टैब्लिश करने का काम होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कैंपबेल बे पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरीली डिफेंस और ट्रेड लॉजिस्टिक के लिए डेवलप हो रहा है, इंडिया को बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के बीच डायरेक्ट एक्सेस देगा। इस डेवलपमेंट से ग्रेट निकोबार एक की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाएगा जो मैरीटाइम ट्रेड और मिलिट्री मोबिलिटी को एनहांस करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का विजन रखते हैं। इन सब के थ्रू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करके साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कभी कोई आंच आए तो इंडिया इन पोजीशन से यूज करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके। लेकिन इन प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए भी इस रीजन में खास तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में स्टेबिलिटी बेहद जरूरी है। आप लोगों का क्या मानना है? जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट एट्रोसिटी हो रही है और जो इंस्टेबिलिटी इस देश में देखने को मिल रही है, क्या उसके चलते इंडिया को डायरेक्ट वहां इंटरफेयर करना चाहिए? अपनी थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें।